हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डेफिनेट सक्सेस में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हुआ क्या था दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था और अभी हम इस ये जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है इसमें कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आएगा। जो भी इशू था हमने वो रिजॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराऊंगा मैं आपको। और 2 में मैंने आपको जैसे इससे पहले मैंने उसको सिलेबस लिखवा दिया था कि आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। 2 कॉमन एरर आएंगे आपके सामने, 2 कॉमन एरर हैं। अगर आपको किसी का भी आंसर आता है, पहली बात तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, इतना कोई टफ इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही सिंपल हैं, तो आप थोड़ा करने की ज़रा कोशिश कीजिए, वरना मैं आपको इसको बताता हूँ फिर, ठीक है ना। और अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए दोनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है क्या गलती है इसमें, ठीक है ना, इसमें एरर क्या है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो नाउन में, तो देखिए नाउन टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही ईजीली इसका आंसर आप कर पाओगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, आपने पढ़ाई होगा इनके बारे में। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें तो हम अपोस्ट्रोफे एस से, ठीक है ना, जो आपका अपोस्ट्रोफे एस होता है उससे किसी की पोजीशन दिखाने का काम आता है अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी की पोजीशन को दिखाएं, ठीक है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, हम उसकी पोजीशन ऑफ से दिखा देते हैं, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स में हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस से उसकी पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ राम्स बुक, ठीक है ना, राम्स बुक। राम एक लिविंग है और राम की पोजीशन दिखाने के लिए राम की किताब, तो हम इसके पोजीशन दिखाएंगे अपोस्ट्रोफे एस से, ठीक है ना। सेम उसी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ कहने लगूँ टेबल्स लेग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये लिखा हुआ है यहाँ पर चेयर्स लेग, क्या लिखा हुआ है, चेयर्स लेग्स। तो यहाँ पर क्या गलती है, देखिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हम पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो चेयर है वो आप बताने की कोशिश कीजिए ये लिविंग है नॉन लिविंग है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आपका आंसर आएगा जी सर ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। क्या है ये नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग है ही तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे या ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे अपोस्ट्रोफे एस का नहीं, यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए गलती यहाँ पर आपकी हो जाएगी, जो अपोस्ट्रोफे एस है यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ ना होकर के ऑफ का यूज़ होगा। लेकिन सेंटेंस अब भी गलत है ये। जब हम बात कर रहे हैं चेयर की लेग्स की, तो यहाँ पर जो इसकी करेक्शन होगा, ठीक सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है ना, लेग्स ऑफ चेयर, यानी चेयर की जो लेग्स हैं। अब देखिए ऑफ दिखाता है आपकी पोजीशन, किसकी, चेयर, लेग्स किसकी हैं, चेयर की। ऑफ दिखाता है पोजीशन, जब पोजीशन दिखा देता है तो ये होगा यहाँ पर डेफिनिट, चेयर किस, लेग्स किसकी, चेयर की। जब आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है, जब आपने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है तो आपको पता होगा जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल ए एन और द आर्टिकल आपको पता होगा कहाँ आता है, जब चीज़ें नॉन हो, ठीक है ना। जब चीज़ें नॉन हो तो यानी हम जब चीज़ों को जानते हैं, जब उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आर्टिकल द यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्सप्लेन कर ही दिया है तो एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल किसका यूज़ होता है, द का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है ना। ये द तो ये वाला है ही, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली गलती क्या हो गई, यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में एरर हो गई हमारे, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं, और आप दूसरा थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है ये भी। देखिए यहाँ पर जो सेकंड हमारा है, सेम कंडीशन, यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन होती है हमारी, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ऑफ क्या होती है, प्रीपोजिशन। जो थोड़ा मैं उसको ब्रीफ करता हूँ, जो ऑफ होता है प्रीपोजिशन हमारा, ये तो दिखाती है सिलेक्शन को, ये सिलेक्शन को भी दिखा देती है,
ठीक है ना, ऑफ दिखाती है सिलेक्शन को, प्रेपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर है वन, यानी वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर, यानी उसका एक बेटा क्या है, टीचर है, उसका एक बेटा टीचर है। जब उसका एक बेटा टीचर है ही तो यहाँ पर हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक सन की बात दिखानी ही है तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर लिख दो हिज सन इज अ टीचर, या इसको मत लिखो यहाँ पर, ठीक है ना, इसको लिख दो हिज सन इज अ टीचर, उसका एक बेटा टीचर है। जब एक को दिखाई रहे हो तो वहाँ पर इसने क्या कर दिया है, उसके बेटों में से कोई भी एक, यानी उसका सपोज करो 2 हैं या 3 लड़के हैं, उसमें से किसी की भी एक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसी की भी एक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको लिखा है खुद ओनली एक, हिज सन यानी एक की। तो एक जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं तो सिलेक्शन दिखाते हैं हम, यानी सपोज करो 20 में से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 20 में से किसी की भी 1 या 2 या 3 की बात करते हैं। जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं तो चुनने की बात करते हैं किसी का न किसी को हम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक सन, यानी एक में से एक। जब एक में से एक की बात कर ही रहे हो तो इसको मत लिखो, फिर समझ में आ रहा है ना सभी को। जब एक की बात कर ही रहे हो तो यहाँ पर वन मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो ना हिज सन इज अ टीचर, उसका एक बेटा टीचर है। तो यहाँ पर क्या होता है आप देखिए, जब इस यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है तो हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन हम एक में से एक का नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा में से, यानी 2 या 3 में से किसी का न किसी का हम सिलेक्शन यहाँ पर करेंगे। जब यहाँ किसी का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी आपकी ऑफ, यानी जब हम किसी का सिलेक्शन करते हैं ऑफ के बाद जब भी कोई हम नाउन लिखते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में नहीं बल्कि हम उसको यूज़ करते हैं प्लूरल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सन नहीं हो सकता, इसमें लिखा जाएगा सन्स। समझ में आया सभी को। हम सिलेक्शन करेंगे, जब हम किसी का भी सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने के लिए हमें सिंगुलर की नहीं बल्कि प्लूरल नाउन की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपसे हो जाएगा हिज सन्स, यानी उसके बेटों में से कोई भी एक क्या है, टीचर है। कितना सिंपल है देखो, ये पहला भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया। अब कॉमन एरर तो हमने कर लिया, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब करते हैं हम वन वर्ड। आपके एग्जाम में 3 पूछे जाएंगे तो प्रैक्टिस मैं 3 भी करा रहा हूँ आपको सामने, ये भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये, उसमें वन वर्ड कराने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए पहला वन वर्ड क्या है यहाँ पर, आ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। तो स्लॉटर का मतलब होता है तो काटना, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, कंजम्पशन यानी खपत करने के लिए, एज फूड खाने की तरह उसको, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है एज अ फूड की तरह, यानी उसका फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है उसका फूड के कंजम्पशन करने के लिए, तो वो जगह क्या होती है। देखिए अबेट क्या होता है, पहला वर्ड है आपके सामने अबेट, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये वो वर्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ये वो वर्ड हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये पहला वर्ड है अबेट। तो अबेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अबेट का मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है, रोकथाम। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। अबोलिश का मतलब क्या होता है, देखिए अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है ना। अबेचर का मतलब क्या होता है, अबेचर का मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है ना, कसाई खाना। और एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना, ये तो सभी को पता है आपको, पद त्यागना, ठीक है। अगर आपको इन चारों के मीनिंग पता होंगे तो शायद आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपकी वोकैब ठीक है, देखिए वोकैब तो आपको खुद को याद करनी पड़ेगी, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, तो वोकैब तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखो अगर जो ग्रामर का जो आपके एग्ज़ाम में जो ग्रामर आती है वो शायद 40% तक आती है, लेकिन जो 60% जो वेटेज होता है वो कहीं ना कहीं ग्रामर का ही होता है, ग्रामर का कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वोकैब याद करनी ही पड़ेगी। तो आ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, तो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है मतलब उसका कंजम्पशन करने के लिए फूड की तरह। तो पहला है रोकथाम करना, तो ये तो उसका कोई सेंस है नहीं, ये तो उसके कोई सेंस है नहीं, तो मतलब ए ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा नहीं हो सकता।
सेकंड ऑप्शन है आपका अबोलिशन, नष्ट, समाप्त करना। तो ये भी कोई सेंस नहीं है इसकी। तो आपको पता है कि जिस जगह पर जानवरों को काटा जाता है उसको बोलते हैं कसाई खाना। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कसाई खाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कसाई खाना। एक कसाई खाना वही जगह होती है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, अगला आंसर है हमारा एब्डिकेट। देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। तो इसकी भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं हो रही। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एब्डिक यानी अरेचर यानी कसाई खाना। अब पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? सेकंड कहता है कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। इसका मतलब हो गया कि मत सपोज दैट कोई मैंने सेंटेंस लिख दिया बड़ा, उस सेंटेंस को जब छोटा करके लिखते हैं उसको, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस को छोटा करके लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यानी किसी भी सेंटेंस को छोटा करके लिखते हैं लेकिन उसकी विदाउट सेंस, यानी जो उसकी सेंस है वही रहनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को छोटा करके लिखना लेकिन उसकी सेंस वही रहनी चाहिए जो उस सेंटेंस में थी पहले ही। जब किसी भी कोई भी बड़ा सेंटेंस है उसको छोटा करके लिखते हैं लेकिन उसकी सेंस वही रहनी चाहिए जो पहले ही थी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर बताने की आपको कोशिश करनी है। तो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा। पहला क्या है आपका? पहला है देखिए एब्जर्ड। ठीक है ना, पहला क्या है? एब्जर्ड। दूसरा है एब्रिज, आपका थर्ड ऑप्शन है एक्टिवेट, चौथा है एक्यूमेन। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सेंटेंस, कोई भी ऐसा बड़ा सेंटेंस जिसको छोटा करके लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? यानी विदाउट उसकी सेंस खो गई, जो सेंस थी वही सेंस रहनी चाहिए उसकी। तो पहला ऑप्शन है आपका एब्जर्ड। देखिए एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। क्या होता है? बेतुका। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। और एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सक्रिय। ठीक है ना, कोई भी चीज़ एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है। एक्यूमेन होता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। कोई व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको इसका आंसर, अगर इसके मीनिंग, चारों के मीनिंग आपको पता होंगे तो आप आसानी से इजीली इसका आंसर कर पाओगे। पहला है एब्जर्ड, बेतुका। तो बेतुका तो नहीं हो सकता, जब किसी भी सेंटेंस को छोटा करके लिखते हैं तो उसको एब्जर्ड तो नहीं बोल देंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है एब्जर्ड यानी संक्षिप्त में करना। इसको एक हिंदी में इसका एक मतलब और होता है संक्षिप्त में करना, यानी किसी को छोटा करना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, एब्रिज मतलब छोटा करना। एक्टिवेट मतलब सेक्रेटरी, इसकी तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पर। एक्यूमेन की भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बैठ रही, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर एब्रिज। ठीक है ना, छोटा करना। 2 होगा यहाँ पर। अब हमारा तीसरा क्या है? देखिए तीसरा को समझते हैं, स्टडी ऑफ साउंड। अच्छा, साउंड का जो अध्ययन होता है, साउंड की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला आपके सामने ऑप्शन है अकस्टिक्स, एक्रोबेट, एक्रोफोबिया, और आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है डिमोलिश। ठीक है ना, डिमोलिश। इसका आंसर आपको बताना है। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोस्टिक्स होता है, इसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड। पहला ऑप्शन, ठीक है ना, अकोस्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड, यानी साउंड का अध्ययन। साउंड का अध्ययन जो होता है अकोस्टिक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है एक्रोबेट। अच्छा, एक्रोबेट क्या होता है? देखिए एक्रोबेट ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं नट। क्या बोलते हैं इसको? नट। जो मतलब रस्सियों पर चल देते हैं, आपने देखा होगा, नटों को देखा होगा, जो मतलब कलाबाज करते हैं, जो कलाबाज होते हैं, इसको नट बोल देते हैं और बोलते हैं कलाबाज। ठीक है ना, नट या कलाबाज बोल देते हैं एक्रोबेट को। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता सेकंड। थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर? हमारा एक्रोफोबिया। देखिए एक्रोफोबिया मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताए थे रूट वर्ड। मैं थोड़ा रफ करता हूँ इसको, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, थोड़ा समझ लीजिए इसको। मैंने आपको कल बताया था रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। रूट वर्ड देखिए, तो कोई भी रूट वर्ड बोलते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड लिखते हैं हम, उसमें या तो हम कुछ ना कुछ सफिक्स करते हैं, ठीक है ना, या कुछ ना कुछ प्रीफिक्स करते हैं उसमें, ठीक है ना। या तो किसी भी वर्ड के हम पहले कुछ लगा देते हैं और उसके बाद में कुछ लगा देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है। देखिए एक्रोफोबिया क्या होता है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। एक्रोफोबिया ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है आपका यहाँ पर एक्रो,
प्लस फोबिया। शायद आपको फोबिया का मीनिंग पता होगा। फोबिया का मीनिंग होता है फियर, इसको बोलते हैं डर, ठीक है। फियर मीन्स डर। और एक्रो का जो मतलब होता है इसको बोलते हैं हाइट। हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है ना। जो हमारा एक्रोफोबिया होता है इसको अगर हम अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो एक होता है इसमें एक्रो, ठीक है ना, और दूसरा वर्ड है इसमें फोबिया। एक्रो प्लस फोबिया बनकर हमारे मिलकर बनता है एक्रोफोबिया। तो मान ली एक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है हाइट यानी ऊंचाई। फोबिया का जो मीनिंग होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर वो होता है फियर, इसको डर बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको कंबाइन करने की कोशिश करें तो हो गया ऊंचाई का डर यानी फियर ऑफ हाइट। जो वन वर्ड में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई का डर। देखिए अगर आपको रूट वर्ड आपकी बहुत मदद करते हैं वो क्या याद करने में, और आप बहुत सारे वर्ड याद भी कर सकते हो। जैसे एक्रोफोबिया हो गया, यहाँ पर ऊंचाई का डर हो सकता है। तो डिमोलिश क्या होता है, यहाँ पर डिमोलिश क्या होता है, ये भी होता है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना, ठीक है। मैंने इसके आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन बता दिए हैं। अकोस्टिक्स इसका होता है स्टडी ऑफ साउंड, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा यहाँ पर एक्रोबेट, इसको नट बोल देते हैं यानी कलाबाज बोल देते हैं इसको हम। फिर आता है हमारा एक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट ये वन वर्ड आपका पूछा जा सकता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई का डर, ठीक है ना। फियर ऑफ हाइट होता है हमारा ऊंचाई का डर होता है। डिमोलिश होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। वन वर्ड हो गए आपके। अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ और आगे समझाता हूँ कुछ। देखिए अब मैंने यहाँ पर ईडियम लिख दिए हैं दो, आपके एग्जाम में दो ईडियम पूछे जाएंगे। तो पहला ईडियम है आपका यहाँ पर अ बैड पैच। पैच का मतलब होता है रोड या रास्ता, इसको रोड या रास्ता बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अ बैड पैच इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए अ बैड पैच का मतलब होता है बैड, एक बहुत ही ऑब्जर्ड कह सकते हैं इसको, एब्जर्ड रास्ता जो होता है जिसमें गड्ढे वड्ढे हो जाता है उसको बोलते हैं बैड पैच। तो देखिए इसका अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे, अगर इसका हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वही निकालेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पर। जो उसका गिवन मीनिंग होता है, जो मतलब जैसे ये हुआ है अ बैड पैच, एक गड्ढे जब मतलब गड्ढों वाला रास्ता, तो आप ये नहीं कर सकते कि ऑप्शन में अगर लिखा हुआ होता है गड्ढों वाला रास्ता किसी भी मीनिंग में तो हम वो ऑप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यहाँ कह सकते हैं हम एक पीरियड, एक ऐसा समय जो कठिनाइयों से भरा हो, ठीक है ना। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी यानी कठिनाई से भरा हुआ जो समय चलता है उसको बोलते हैं अब पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर ओमिनस पर्सन, यानी किसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं मनहूस व्यक्ति, मनहूस व्यक्ति, ठीक है ना। जैसा कि आप भी करते होगे, बहुत सारे क्या करते हैं, मतलब सुबह को कोई जल्दी सोकर उठता है तो किसी का रास्ते में कोई व्यक्ति आ जाता है तो कहता है ये तो मेरे लिए बिल्कुल मनहूस है, मेरा आज सारा दिन खराब जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओमिनस पर्सन यानी मनहूस व्यक्ति। इसका तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पर। अ बैड पैथ का मतलब होता है कठिनाइयों, मतलब ऐसा समय जो कठिनाइयों से भरा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी यानी कठिनाई से भरा हुआ समय। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हमारा वही इससे रिलेट करता है। लेकिन अब और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये कहता है अ बैड रोड, देखो मैंने आपको बोला था अ बैड रोड मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं अब, यानी अ बैड पैथ को देख करके यानी गड्ढों वाला रास्ता देख करके कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 भी मार्क करेंगे, अ बैड रोड। सोचेंगे कहीं ना कहीं ये तो मतलब बैड रोड हो जाएगा, जब गड्ढों वाला रास्ता है तो मतलब ठीक रास्ता नहीं हो सकता वहाँ पर। तो कुछ बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन को मार्क करेंगे, लोग बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब है ह्यूज अट्रैक्शन, तो इसकी भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ह्यूज अट्रैक्शन की भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी यानी एक ऐसा समय जब बिल्कुल कठिनाइयों से भरा चल रहा हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है अ बिहाइव, ठीक है ना। बिहाइव होता है, हाइव का मतलब क्या होता है, छत्ता, क्या होता है, छत्ता। अ बिहाइव, ठीक है ना। मधुमक्खियों का छत्ता क्या होता है, आपने देखा होगा जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है किस तरह से होता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से निरिष्ट बहुत सारी बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे, अगर अपने माइंड में थोड़ा इसका आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, भीड़ भाड़ा जो एरिया होता है हमारा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, उसको बोलते हैं मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। पहला ऑप्शन यहाँ पर
एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोज ऑफ डिस्प्यूट अ बिजी प्लेस, ठीक है ना, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, मतलब बिजी हो वो रास्ता, तो क्या बोलते हैं इसको? पहला ऑप्शन है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गलत है बिल्कुल ही। वन हु इज़ फेवरेट, मतलब वन हु इज़ फेवरेट एक ऐसा व्यक्ति या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी थिंग या वस्तु कह सकते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। यहाँ पर हु लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की ही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। जब हु लिखा हुआ है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की बात चल रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो तो उसको बोल देते हैं, इसका एक ईडियम आता है जिसको बोल देते हैं ब्लू आइड बॉय, ठीक है ना। ये आपका CGL में पूछा गया था, ये ईडियम आपका CGL में पूछा गया था, ब्लू आइड बॉय, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें नीली हों, तो उसको हम बोल देते हैं वन हु इज़ फेवरेट, यानी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है उसको, यानी उसको वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है आपके लिए। फिर आपका सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। तो इसका ईडियम क्या आता है? देखिए कॉज ऑफ डिस्प्यूट का आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक ईडियम आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का जो मतलब ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर अ बिजी प्लेस, एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले का हो जाएगा अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, कठिनाइयों से भरा हुआ जो समय चलता है उसको बोलते हैं अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। 2 ईडियम थे यहाँ पर, मैंने आपको 2 ईडियम करा दिए हैं। अब कुछ आगे देखते हैं, अब आगे इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं और थोड़ा कराने की कोशिश, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बॉयज़। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 3 बॉयज़ आएंगे और 3 ही नरेशन आएंगे, तो इसके बाद नरेशन कराता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा आपके सामने, यहाँ पर वो मतलब आपको क्या हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, या तो आपको एक्टिव वॉइस देकर के पैसिव वॉइस पूछ सकता है, या पैसिव वॉइस ऑलरेडी दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसकी एक्टिव बनाइए। तो यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसके हमें पैसिव वॉइस बनानी है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पर, मतलब किसी भी आपके सामने एक्टिव वॉइस लिख देगा, पैसिव वॉइस लिख देगा। एक्टिव वॉइस है, इसके 4 ऑप्शन दे देगा पैसिव वॉइस में। इन 4 ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कौन सा ठीक है इनमें से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो किसी भी सेंटेंस को देखते हुए पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है आपको, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद में आपको पैसिव वॉइस थोड़ा आना चाहिए इसका बेसिक, कि किस हेल्पिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करते हैं हम। आपको हैज़ को देख करके आपके दिमाग में थोड़ा आना चाहिए, या तो पैसिव वॉइस में या तो हैज़ आएगा या आएगा हैव। और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़, और प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में जो आपकी बी फॉर्म होती है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। जब हैज़ हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है तो वो होती है बीन। क्या होती है? बीन। तो हमें सेंटेंस में देखना है हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा, इसके बाद क्या आएगा? बीन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? तो हमें सेंटेंस चेक कर लेना है पहले एक बार। देखिए इस सेंटेंस में दिया हुआ है हैज़, हैड और बीन, तो हैड की यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर वॉज सेंट। हमें वॉज नहीं चाहिए, हमें चाहिए हैज़ या हैव और बीन। इसमें नहीं है हैज़ या हैव बीन, इसमें भी नहीं है हैज़ या हैव बीन, बचा ऑप्शन एक, इसमें है हैज़, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये पैसिव वॉइस बनाना इतने आसान होते हैं, और आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, इसके बेसिक्स क्लियर हो थोड़े बहुत, तो आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। आपको ये नहीं करना कि इसको चेंज करना, आप किसी भी पेपर पे चेंज करने लग जाओ एग्जाम में जा करके, आपको चेंज नहीं करना, बस खाली आपको इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर ही खेलना है। एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत इसको थोड़ा दिमाग में विजुलाइज करना है कि हैज़ हैव को हम चेंज करते हैं हैज़ या हैव में, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, ठीक है ना। बी की फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस में हैज़ या हैव में से कोई एक आना चाहिए, बीन आना चाहिए, तो वो किस में है? यहाँ पर हमारा दिया हुआ हैज़, यहाँ दिया हुआ है बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, वो भी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। उसने नई जॉब के लिए कोई भी अपने एप्लीकेशन से वो सबमिट कर दिए। अब आपको थोड़ी बहुत वॉइस की नॉलेज हो तो आपको देखना क्या है सेंटेंस में, वर्ब को देखनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था
मैन वर्ब है यहाँ पर ये, इसको देखने के बाद में आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है। डायरेक्ट आप ये मत सोचिए कि मैं इसको चेंज करने लग जाऊँ, ऑप्शन देखूँ ये वो, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट आपके दिमाग में आपको विजुअलाइज करना है कि सबमिटेड दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो वो जाएगा, तो डेफिनेट है, या तो वो जाएगा या बर आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आएगा। और आपको पता है वो कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर्ब कब आता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। गॉट इट? सभी को समझ आ रहा ना? ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशंस फॉर अ न्यू जॉब। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने के बाद में आपके दिमाग में थोड़ा यह आना चाहिए कि या तो वो आ जाएगा या क्या आएगा, बर। तो पहले तो हम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर यहाँ पर दी होती मैन वर्ब, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब दी होती यहाँ पर, वो दिया वर्ब, तो हम बी की फॉर्म लगाते आईएनजी बीइंग में। यहाँ पर कोई भी ऐसी वर्ब नहीं दी हुई है, यहाँ पर डायरेक्ट मैन वर्ब दी हुई है, तो उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेने एक बार। देखिए यहाँ पर दिया हुआ वॉज या वर, वॉज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पर यह है, ये वर्ब दी हुई है आपके सामने, यहाँ पर अगर ये मैन वर्ब ना होकर के लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती, तब लगाते हैं हम बीइंग। ठीक है ना, वो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं आएगा, डायरेक्ट इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वॉज हैगा, जो भी ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। यहाँ पर ये मतलब हिज एप्लीकेशन क्या हुआ, सिंगुलर बस सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज। मतलब ये सेंटेंस हो सकता है। और भी देख लेते हैं नीचे को, यहाँ दिया हुआ है हिज एप्लीकेशंस फॉर अ न्यू जॉब। अब देखिए गड़बड़ यहाँ पर क्या कर दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दिया, आपको देखना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड ही लगा देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड 100% यानी 70 से 80% बच्चे यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए जरा। वर्ब के बाद में मैंने आपको बताया था, जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद में क्या था, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, ये सारा का सारा इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, ये सारा का सारा इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ये सारा का सारा उठ कर जाएगा। यहाँ पर हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, ये सारा का सारा उठ करके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा यहाँ पर। ठीक है, हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, यहाँ पर क्या बनना है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी क्या बनना है, यहाँ पर ये सारा का सारा क्या बनना है, सब्जेक्ट, जो कि ऊपर के किसी भी सेंटेंस में दोनों में ये नहीं दिया हुआ था। तो इसका मतलब हमारा पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि हिज एप्लीकेशन इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट बनेगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट उठ करके इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर या तो हमारा आंसर सी हो सकता है, या हो सकता है डी। अभी मैंने आपको बताया था, या मैं इसकी वर्ब चेक कर लेनी है एक बार। इसमें दिया हुआ हैज, जो कि बिल्कुल ही गलत है, हैज की कोई सेंस यहाँ पर नहीं आ रही। तो आंसर हमारा क्या बचा,